हेलो एवरीवन, मैं शुभम मलिक आपका केडी कैंपस में स्वागत करता हूं। बेटा, ये इस बार के संडे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है, जहां हम 25 मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इस बार के संडे मॉक टेस्ट 56 में आपसे पूछे गए थे। तो आइए मेरे प्यारे भाई, एक एक करके शुरुआत करते हैं। और इस सॉल्यूशन का मकसद मेरे लिए सिर्फ आपको सवाल कराना नहीं है, बल्कि हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना है जो इसमें यूज हुआ है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एक सॉल्यूशन भी बेहतर तरीके से आप तक पहुंच जाए। तो आइए पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। क्या कहता है सवाल? सवाल कहता है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹5000। प्रिंसिपल कितना है? 5000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मेरे प्यारे भाई, 5000 रुपए पर 2 वर्ष में 20% की दर से सीआई कितना होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। हमने बार बार यह सीखा है कि जब भी हाफ ईयरली सीआई निकलता हो तो रेट को कर देते हैं आधा और टाइम को कर देते हैं दुगना। तो टाइम दुगना करेंगे तो 4 साल हो जाएगा और रेट को आधा करेंगे तो 10% होगा। और मैंने आपको क्लास में यह बार बार समझाया है कि एसएससी की फेवरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 10%, और 10% पे 4 साल का ब्याज हमें डायरेक्ट याद है 46.41%। तो सीधा 5000 का 46.41% अगर मैं निकाल दूं तो सीधा मुझे सीआई मिल जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गई, 1 जीरो से डेसिमल उधर खिसक जाएगा, तो 5 गुणा 464.1 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32, 5 चौक 20 और 3 23, 2320.5 आपके सवाल का आंसर हो जाना था और डी आंसर था। बड़ी आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, विच सेट इंक्लूड्स नंबर्स लाइक -5, 0 एंड 6। कहा जा रहा है कि 3 नंबर हमने दिए हैं -5, 0 और 6। इनमें से कौन से सेट से बिलोंग करेंगे? बेटा, नेचुरल नंबर में कभी नेगेटिव नहीं आता, 0 नहीं आता तो मतलब ही नहीं है। नेचुरल नंबर तो शुरू ही 1 से होते हैं। इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी आता है, 0 भी और पॉजिटिव भी आंसर हो सकता है। इरेशनल नंबर में इनका आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो रेशनल नंबर दिख रहा है। होल नंबर इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि नेगेटिव -5 कभी होल नंबर होता ही नहीं। तो सवाल का आंसर इंटीजर लगा देना था बड़ी आसानी से। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें क्या कहता है? अगला सवाल हमें कहता है कि कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कार किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है? 50 किलोमीटर पर आवर से, एंड कंप्लीट्स अ जर्नी इन 8 hours, और सफर को 8 घंटे में पूरा कर लेती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कितना समय उसे लगेगा टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बार बार यह सिखाया है, इस लाइन को गौर से देखिए। सेम डिस्टेंस, जब भी सवाल के अंदर डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड का उल्टा रेशो टाइम का होता है। मेरे प्यारे भाई, स्पीड के रेशो को अगर आप गौर से देखना चाहें तो पहले स्पीड का रेशो 50 था और अब स्पीड का रेशो 40 है। पहले स्पीड का रेशो 50 था और अब स्पीड का रेशो 40 है, तो स्पीड हो गई 5 से 4। क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम होगा 4 से 5। टाइम होगा 4 से 5। अगर पहले 8 घंटे लगते थे तो अब कितने घंटे लगेंगे ये सवाल जानना चाहता है। तो 4 की वैल्यू सवाल ने 8 दे रखी है, 1 की वैल्यू 2 हुई, और अगर 1 की वैल्यू 2 हुई तो 5 की वैल्यू हुई 5 गुना 2, 10 घंटे, और यही सवाल का आंसर हो गया सी। बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। इफ द रेडियस इज डबल, अगर रेडियस को दुगना कर दिया जाए तो नया वॉल्यूम क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम होता है
4/3 पाई आर का क्यूब। ये तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से तो कोई चेंज नहीं होगा। तो रेडियस बदलेगा, और कितनी बार बदलेगा? 3 बार बदलेगा। तो आप रेडियस को डबल कर रहे हैं, 1 से 2 कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के लिए क्यूब होता है रेडियस का, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 से 8, वॉल्यूम हो जाएगा 1 से 8, मतलब वॉल्यूम 8 गुना होगा। 8 गुना अगर वॉल्यूम होगा तो सीधा इसमें 8 की गुणा कर दीजिए। 8 की गुणा जब आप करेंगे तो मेरे भाई 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में 4 है, और सीधा इसका 8 गुना 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपके सवाल का आंसर हो जाना था। उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ध्यान से देखें क्या कहता है। अगला सवाल ध्यान से देखिए क्या कहता है। अ रेक्टेंगुलर रूम मेजर्स 8 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर रूम की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। अ रेक्टेंगुलर रूम मेजर्स 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। इट्स फ्लोर इज टू बी कवर्ड विद स्क्वायर टाइल। इसके फ्लोर को आप स्क्वायर टाइल से कवर करना चाहते हैं, जिनकी साइड 40 सेंटीमीटर है। जिनकी साइड कितनी है भाई? 40 सेंटीमीटर। इफ 10% एक्स्ट्रा टाइल्स आर टू बी परचेज्ड, अगर 10% एक्स्ट्रा टाइल और खरीदनी हो तो बताइए कुल कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी? कुल कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी? मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको कई बार समझाया है, कई बार सवाल सोल्व नहीं करना होता, सवाल को आप एनालाइज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक सवाल में चाहे जितनी भी टाइल्स की रिक्वायरमेंट हो, लास्ट में आप क्या करेंगे? जितनी भी टाइल की रिक्वायरमेंट यहां तक होगी उससे 10% ज्यादा खरीदेंगे, और जब 10% ज्यादा खरीदेंगे मतलब आप 10 की जगह 11 खरीदेंगे। अरे 10% ज्यादा खरीदोगे तो 10 पे 1 ज्यादा खरीदोगे तो 11 खरीदोगे, आंसर 11 से कटेगा, आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही आंसर 11 का मल्टीपल था जो कि सी था। सवाल निकाले बिना सीधा आंसर टिक कर देना था, इससे ज्यादा इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये हो गई आपकी एग्जाम अप्रोच, जिसमें सीधा 11 का मल्टीपल आपको चेक कर लेना था। आइए अब आपको सॉल्यूशन भी सिखा देता हूं। अगर आप सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं, अगर आप सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं तो बेटा इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि रेक्टेंगुलर रूम का मेजरमेंट जो दे रखा है वो 8 मीटर गुना 6 मीटर दे रखा है, और स्क्वायर टाइल का जो मेजरमेंट है वो 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलूं तो 0.4 मीटर होगा। तो भाई ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अगर एक स्क्वायर टाइल का एरिया निकालूं तो साइड का स्क्वायर होगा, तो 0.4 गुना 0.4। क्या आप ये बात समझ रहे हो मेरे भाई? ये वो रेक्टेंगुलर रूम का एरिया हो गया। एक स्क्वायर टाइल का एरिया ये है। अगर पूरे एरिया को एक स्क्वायर टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ टाइल्स पता लग जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स पता लग जाएगी। आइए भाई अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 अंकों का डेसिमल हटाने के लिए ऊपर गुणा 100 कर दिया। आपने कहा जी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो आंसर जो आया वो 300 आया। 300 टाइल्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन सवाल कह रहा है कि 10% ज्यादा ले लेना। तो 10% ज्यादा ले लेना है तो इसका 110% लेना होगा, और इसका 110% लोगे तो वो आएगा 330, और यही सवाल का आंसर होगा। आंसर सी होगा। लेकिन क्या वाकई सॉल्यूशन की जरूरत थी? जी नहीं, 11 का मल्टीपल चेक करके सीधा आप सॉल्यूशन कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। क्या कह रहा है? ए की जो सैलरी है वो 40% ज्यादा है बी से। द सैलरी ऑफ ए इज 40% मोर देन बी इफ बीज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर बी की सैलरी को 20% बढ़ाया जाता है, एंड एज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय x%, और ए की सैलरी को x% बढ़ाया जाता है, देन एज न्यू सैलरी बिकम्स, ए की जो नई सैलरी है दैट बिकम्स
25% more than B's new salary. That becomes 25% more than B's new salary. What is the value of X? बहुत ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। पहली लाइन कहती है कि A की सैलरी B से 40% ज्यादा है। 40% मतलब 2/5। अगर B की सैलरी 5 है तो A की 2 ज्यादा है, तो कितनी है भाई? 7। कितनी है भाई? 7। तो A की सैलरी 7 है और B की सैलरी क्या है? B की सैलरी क्या है? 5। A की सैलरी 7 है और B की सैलरी क्या है? 5। आगे सवाल ये कहता है कि B की सैलरी को 20% बढ़ा दो। मेरे भाई क्योंकि मुझे 20% बढ़ाना है तो दोनों के पीछे एक एक जीरो चिपका लो। दोनों के पीछे एक एक जीरो चिपका लो। दोनों के पीछे एक एक जीरो चिपका लो। अगर इसको 20% अब आप बढ़ाएंगे तो 50 का 20% होगा 10। 50 का 20% होगा 10 और नई सैलरी बी की 60 हो जाएगी। नई सैलरी बी की 60 हो जाएगी और ए की जो सैलरी है उसको x% बढ़ाया गया है। अभी हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, सवाल में आगे चलिए। और ए की नई सैलरी बी की नई सैलरी से 25% ज्यादा है। ए की नई सैलरी बी की नई सैलरी से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है। अगर बी से 25% ज्यादा है इसका मतलब बी का 125% है ए की नई सैलरी और 125% का मतलब 5/4। 125% का मतलब होता है 5/4। तो 15 चौका 60 और 15 5 75। तो ए की जो नई सैलरी है वो 75 है। ए की जो नई सैलरी है वो 75 है। सवाल कह रहा है कि उसे x% बढ़ाया गया था, लेकिन गौर से देखेंगे तो 70 से 75 हुई है तो 5 बढ़ाई गई है। किस पे? 70 पे। 5/70 का मतलब 1/14 और 1/14 का मतलब 7.14%। और यही सवाल का आंसर हो जाना था। बड़ी आसानी से आप इस सवाल को भी सोल्व कर सकते थे, जहां कोई दिक्कत नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल क्या कहता है भाई? ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल कहता है 3 फ्रेंड X, Y and Z invested in a startup in the ratio 2:3:5। X, Y और Z 3 फ्रेंड है जिनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वो 2:3:5 है। ये कैपिटल का रेशो है। ये कैपिटल का रेशो है। एक्स मैनेज द बिजनेस। एक्स बिजनेस को मैनेज करता है तो वर्किंग पार्टनर के तौर पर काम करता है एंड वाज एंटाइटल्ड टू एन एडिशनल 15% ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट एज अ मैनेजमेंट फी। मेरे प्यारे भाई एक्स बिजनेस का मैनेजमेंट भी करता है और इसीलिए उसे 15% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है एनुअल प्रॉफिट का। मेरे प्यारे भाई वर्किंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट हमने बार बार सीखा है। वर्किंग पार्टनर में मैंने एक ही बात आपको सिखाई, अगर वो 15% एक्स्ट्रा सैलरी ले रहा है, 15% का मतलब 3/20, मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 20 था, टोटल प्रॉफिट 20 था तो मैनेजमेंट के लिए उसे 3 रुपए मिलेंगे। मैनेजमेंट के लिए उसे 3 रुपए मिलेंगे तो फिर कितने रुपए बटेंगे? 17। कितने रुपए बटेंगे? 17। 17 को बांटना है आपको किस रेशो में? 2:3:5 में। 5 3 8 और 2 10। 17 को बांटना है 2:3:5 में। इनका टोटल कितना बन रहा है? 10। अगर ये नंबर 10 से कट जाता तो कैलकुलेशन आसान हो जाती, तो सब में 10 की गुणा कर लीजिए। यही मैंने आपको वर्किंग पार्टनर में सिखाया है, सब में 10 की गुणा कर लीजिए। तो आपका कहना है जी अब टोटल प्रॉफिट 200 है, ए को मैनेजमेंट के लिए मिलेंगे 30 रुपए और बंटवारा 170 का होना है, और बंटवारा 170 का होना है। किस रेशो में होना है? 2:3:5 में। किस रेशो में होना है? 2:3:5 में। मेरे प्यारे भाई क्या आपके लिए अब ये मुश्किल काम है? टोटल बन रहा है यहां से 10। 10 की वैल्यू 170 दी है सवाल ने। एक की वैल्यू 17 हुई क्या? एक की वैल्यू क्या हुई? 17।
बहुत ध्यान से, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूं। 10 की वैल्यू 5 3 8 और 2 10। 10 की वैल्यू सवाल ने 170 दी है, 1 की वैल्यू 17 हुई, तो 2 की वैल्यू हुई 34, 3 की वैल्यू हुई 17 तिये 51 और 5 की वैल्यू हुई 17 पंजे 85। बताओ, तीनों का प्रॉफिट अलग अलग हमने पता कर लिया। ए का 34 है, बी का 51 और सी का 85। लेकिन 30 रुपए ए को मैनेजमेंट के लिए सैलरी के रूप में भी मिलता है। सवाल कह रहा है कि अगर टोटल प्रॉफिट 4 लाख था तो बताओ वाई को कितने मिले। टोटल प्रॉफिट आपके हिसाब से 200 है, टोटल प्रॉफिट आपके हिसाब से कितना है 200। 200 की वैल्यू सवाल ने दी है 4 लाख। सोल्व करोगे तो 1 की वैल्यू आएगी 2000, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2000, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2000। तो 51 की वैल्यू कितनी आएगी, 51 की वैल्यू आएगी 51 गुणा 2000, 51 गुणा 2000, तो 51 दूनी 102 और आगे 3 जीरो और लगा दीजिए। यही आपके सवाल का आंसर हो जाना था ए। वर्किंग पार्टनर का बहुत शानदार क्वेश्चन था और बड़ी आसानी से सोल्व किया जा सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि एक रेक्टेंगुलर लोन है जो 40 मीटर बाई 30 मीटर का है। एक 2 मीटर वाइड पाथ, एक सड़क 2 मीटर की, उसके चारों ओर बनाई जाती है लेकिन अंदर बनाई जाती है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दीज लोन एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पाथ। उस सड़क ने कितने प्रतिशत इसका एरिया ऑक्यूपाई किया है, यह आपका सवाल है। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको यह बात कई बार पढ़ाई है। यह एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर आपने, ये एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर आपने एक दूसरा रेक्टेंगल बना दिया, इसके अंदर आपने एक सड़क बना दी दूसरे रेक्टेंगल के तौर पर। ये मेरे प्यारे भाई, ये वो सड़क हो गई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वो सड़क हो गई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैंने आपको ये कई बार सिखाया है और आपकी कॉपी में बड़े प्यार से हमने ये लिखा है कि अगर इस सड़क की चौड़ाई x है, अगर इस सड़क की चौड़ाई चारों तरफ क्या है भाई x है, चारों तरफ इस सड़क की चौड़ाई x है, तो इस सड़क का जो एरिया होता है, इस सड़क का जो एरिया होता है, अगर इस लोन की लंबाई l है और इसकी चौड़ाई b है, तो सड़क का एरिया मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है 2x l प्लस b माइनस 2x। ये सीधा मैंने आपको अंदर बनने वाली सड़क का एरिया बता रखा है। बोलो हां के ना। अगर आपको ये बात पता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट पता है जो कि आपकी कॉपी में भी लिखा है, तो मुझे बताओ x की वैल्यू सवाल ने 2 दे दी है, चौड़ाई सड़क की कितनी है भाई 2, x की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 40 है और b की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 30 है। सिर्फ वैल्यू पुट करने का फर्क रह गया, रख दो। 2 गुणा x की वैल्यू है 2, l प्लस 40 प्लस 30 माइनस 2 गुणा 2। अगर आप इसको सोल्व कर देते हैं तो 4 गुणा 40 और 30, 70 में से 4 गए, 70 में से 4 गए तो 66। ये है आपका एरिया ऑफ दिस पाथ, ये सड़क का एरिया है। सवाल कह रहा है बताओ ये पूरे रेक्टेंगल का कितने परसेंट है। पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा भाई, पूरे रेक्टेंगल का एरिया होगा 40 गुणा 30, लंबाई गुणा चौड़ाई। जब आप सोल्व करेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई 10 बार। कितनी बार कटेगा 10 बार। 3 से काटोगे तो 22 बार और 3 से काटोगे तो 10 बार, 3 से काटोगे तो 10 बार। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप गौर से देख लें, ये एरिया किसका है, पाथ का है, और ये एरिया पूरे रेक्टेंगल का है। और सवाल यही कह रहा है कि ये कितने प्रतिशत एरिया को ऑक्यूपाई करेगी। 4 धाई 40, 22 तिये 66, 30 22 तिये 66 और 3 धाई 30। तो आपका कहना है
परसेंटेज के लिए गुणा 100 और लगाना पड़ेगा। 100 से 100 कट गया तो कितने परसेंट एरिया को ऑक्यूपाई किया भाई? 22% एरिया को ऑक्यूपाई किया, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाता। लेकिन यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, काफी हद तक पेपर में बार बार इससे आपके सवाल आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है एल शेप कोई फ्लोर है जिसको 10 मीटर गुणा 6 मीटर की डायमेंशन के साथ और 6 मीटर और 4 मीटर के डायमेंशन के साथ दो रेक्टेंगल से एक एल शेप का फ्लोर बना है। टाइल्स का कॉस्ट 350 पर मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू द टाइल्स ऑफ द फ्लोर? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू द टाइल्स ऑफ द फ्लोर? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा मेरे भाई, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्या टोटल एरिया हम पता कर सकते हैं? तो एल शेप का फ्लोर है, आप ऐसे समझिए, एक रेक्टेंगल ये है और दूसरा रेक्टेंगल ये है, ये वो फ्लोर है जो एल शेप का है। इसका एरिया कैसे निकालोगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 गुणा 6 60। इस दूसरे का एरिया कैसे निकालोगे? 6 गुणा 4 24। क्या ये टोटल एरिया हो गया दोनों रेक्टेंगल का? ये टोटल एरिया हो गया जिस पर आपको टाइल्स बिछानी है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 350 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ेगा? यही तो आपको सोल्व करना है। 60 प्लस 24 84, 84 गुणा 350 सोल्व करोगे तो मेरे प्यारे भाई सवाल का आंसर आ जाएगा। आपका कहना है जी जीरो तो आएगी आएगी। 35 चौका 140 और 35 अठे 280, 280 और 14 294। तो सवाल का आंसर 29,400 ये आंसर हो जाएगा, और बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्या कह रहा है? एक रेगुलर ट्रायंगल है, एक रेगुलर ट्रायंगल है और एक रेगुलर हेक्सागन है जिनके एरिया इक्वल है, एरिया इक्वल है। तो बताइए उनकी साइड का रेशो क्या होगा? मेरे प्यारे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल और हेक्सागन का एरिया इक्वल है, तो √3/4 a²। और मान लेते हैं हेक्सागन की साइड h है, तो उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, उसकी साइड को हमने h मान लिया, तो उसका एरिया होगा √3/4 a² इंटू 6। अब जरा बात को समझिए, क्या ये कट सकता है? आप कहेंगे जी अब साइड का रेशो चाहिए, अब साइड का रेशो चाहिए, तो आप a²/h² जब निकालोगे तो वो 6 आएगा, और a/h जो आएगा वो √6 आएगा, तो रेशो होगा √6:1, जो कि सवाल का आंसर सी था और बड़ी आसानी से सोल्व हो सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल कहता है अ शॉपकीपर सेल्स 2 शर्ट्स, 2 शर्ट बेचता है 500 रुपए की। ईच शर्ट, उसका एसपी दिया गया है कि हर शर्ट 500 रुपए की बेची गई है। पहली पर 25% का लाभ होता है और दूसरी पर 25% की हानि होती है। बताओ नेट गेन और लॉस कितना था? नेट गेन और लॉस कितना था? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है? अगर आप उसे याद कर लेते तो सवाल का आंसर आ गया था। आइए फिर सवाल का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दे रहा हूं, फिर सवाल का कॉन्सेप्ट आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। हमने कहा कि अगर सवाल में कभी भी 2 आर्टिकल का एसपी सेम दे दे, एसपी क्या दे दे? सेम। पहले आर्टिकल पे X% का प्रॉफिट हुआ हो और दूसरे पे X% का लॉस होता हो, दूसरे पर X% का क्या होता हो? लॉस होता हो। एक पे X% का प्रॉफिट और एक पे X% का लॉस, तो आप इस बात को समझ लीजिए, आप इस बात को जान लीजिए कि पूरे सौदे में हमेशा लॉस होगा। और कितना लॉस होगा? वो होगा X²/100% का, X²/100% का। ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी है, सिखा रखी है। अब जरा सवाल में दिमाग लगाओ। अगर एसपी सेम था, एक पे 25% का प्रॉफिट, एक पे 25% का लॉस, तो सौदे में होगा तो लॉस। लाभ का तो कोई मतलब नहीं है, लाभ का तो कोई मतलब नहीं है। कितना लॉस होगा? X²/100, 25²/100,
25 स्क्वायर बटे 100, मतलब ओवरऑल 6.25% का लॉस होगा। 6.25% का क्या होगा? लॉस होगा। अब कोई चीज 6.25% के लॉस पर अगर बिकी है तो मेरे प्यारे भाई, कोई चीज 6.25% के लॉस पर अगर बिकी है तो जाहिर सी बात है कि वो 93.75% पे बिकी है। अरे सीपी 100% होता है, लॉस घटा दिया, 100 में से 6.25 घटाओगे तो 93.75 आएगा। यही क्या है? उसका एसपी है। लेकिन एसपी दोनों शर्ट का क्या है? 500 की एक बिकी है तो टोटल एसपी 1000 है। टोटल एसपी कितना है? 1000। यहां से 1% की वैल्यू क्या होगी भाई? 1000 अपॉन 93.75। और आपको वैल्यू चाहिए किसकी? 6.25 की, तो गुणा में 6.25। इसको सोल्व कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 अंकों के डेसिमल से 2 अंकों का डेसिमल कट गया। आपका कहना है 25 से काट देते हैं जी, 25 दिए 75, 18 बचे, 25 सते 175 और 25 पंजे 125, और 25 से 625 25 बार कट गया। 25 से फिर काटोगे तो 25 से कम 25 और 25 पंजे 125। अब 15 से काटोगे तो लगभग 15 छिका 90, 15 छिका 90, 15 छिका क्या हो जाएगा भाई? 90। ये 1000 है, 10,000 नहीं है। ये 1000 है, 10,000 नहीं है। 15 छिका 90। अब 1000 अपॉन 15 करोगे तो 15 छिका 90, कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। 100 हो गया। 66 पॉइंट कुछ परसेंट लॉस आएगा और सवाल का आंसर क्या हो जाना था? डी हो जाना था। अगर इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझ रहे थे तो सीधा सवाल का आंसर आप टिक कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 12वां सवाल क्या कह रहा था मेरे भाई? 12वां सवाल क्या कह रहा था? 12वां सवाल कह रहा था कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 90% है उसके मार्क प्राइस का, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द मार्क प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ तुम मुझे, क्या एसपी की तुलना भी मार्क प्राइस से हुई है और सीपी की तुलना भी किससे हुई है? मार्क प्राइस से। क्योंकि दोनों की तुलना मार्क प्राइस से ही हुई है तो डायरेक्ट मान लेते हैं कि ये एसपी है और ये सीपी है। रेशो लोगे परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, मतलब 8 रुपए सीपी था और एसपी 9 था। 8 रुपए सीपी था और एसपी 9 था, तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। किस पे? 8 पे। और 1/8 कितना होता है? 12.5%। सवाल का आंसर सीधे तौर पर बी लगा देना था, क्योंकि दोनों की तुलना ही किससे हो रही थी? मार्क प्राइस से। आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। 13वां सवाल ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 50। 10 संख्याओं का औसत 50 है एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 45। पहले 6 नंबर का औसत क्या है भाई? 45 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर? आखिर 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? आखिर 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो भाई, 10 संख्याओं का औसत 50 है। 10 संख्याओं का औसत 50 है और आपका कहना है कि पहली 4 संख्या आपने एक तरफ ले ली, पहली 4 संख्या आपने एक तरफ ले ली, इधर पहली 6 संख्या है तो यहां 4 संख्या बची। इन सबका एवरेज सवाल ने दिया है 50। इन सबका एवरेज सवाल ने कितना दिया है? 50। हम कह रहे हैं हम इतना दिमाग लगा ही नहीं रहे, हम इनका भी रेशो ले ले रहे हैं, इनका भी रेशो ले ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन में मैंने यही सिखाया था। 2 तिये 6, 2 दूनी 4। हमने संख्या 10 की बजाय 5 मान ली और इनका एवरेज क्या है? पहली संख्याओं का, पहली संख्याओं का एवरेज 45 है। पहली संख्याओं का एवरेज 45 है। मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन लगाएंगे तो कितना कम है ये? 5। किस पे? 3 पे। तो टोटल घाटा यहां से 15 का है, टोटल घाटा यहां से 15 का है, तो यहां 15 की बढ़त दे दो। किसमें बटेगी? 2 चीजों में बटेगी। तो जो एवरेज आना चाहिए था उससे 7.5 ज्यादा होगा।
50 आना चाहिए था, 50 से 7.5 ज्यादा, तो आंसर 57.5 हो जाएगा। सीधे तौर पर आंसर सवाल का डी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन का बड़ा प्यारा सा सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका बेस पैरामीटर 30 है और उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। बेस पैरामीटर 30 है और हाइट 7 है। अगर उसका टोटल सरफेस एरिया 282 है तो बताओ दोनों बेस का एरिया क्या होगा? समझिएगा बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर आप एक बात को समझते हैं, अगर आप एक बात को समझते हैं कि किसी भी प्रिज्म का एरिया कैसे निकलता है, अगर आप ये बात समझते हैं तो फिर इस सवाल में कुछ नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म। लगाना भाई, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू सवाल ने दे रखी है 282, लिख दो टोटल सरफेस एरिया की जगह 282। पैरीमीटर ऑफ ए बेस कितना दे रखा है? 30, लिख दो पैरामीटर की जगह 30 गुणा हाइट, हाइट है 7 और प्लस 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया। ये बेस एरिया आपको निकालना है, सिर्फ सोल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। कैसे? 7 210, 210 इधर आएगा तो जब 210 इधर आएगा तो 72 बच जाएगा। तो 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया बराबर 72 आया और 72 से 2 को काटोगे, 2 से 72 काटोगे तो सवाल का आंसर 36 आ जाएगा। यही पूछा था। अच्छा, व्हाट इज द एरिया ऑफ बोथ बेस? आपसे एक बेस का एरिया नहीं पूछा, आपसे दोनों बेस का एरिया पूछा है। एक बेस का एरिया क्यों निकालना है? जब दोनों बेस का एरिया एक साथ पूछ रखा है तो दोनों बेस का एरिया क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा, क्योंकि उसने दोनों बेस का एरिया पूछा है। एक का पूछा होता तो 36 आंसर टिक करते। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल ये कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि एक बुक शॉप एडवर्टाइजमेंट डालती है कि बाई 4 बुक्स एंड गेट 5th at 50% discount, get 5th at 50% discount if the mark price of each book is 480। अगर हर बुक का मार्क प्राइस 480 है and all books are priced the same, what is the effective discount percentage to the customer receiving on the total purchase? मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर में डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री आर्टिकल्स पढ़ाया है, अगर आप अपने हेडिंग को कॉपी को देख पा रहे हो। और मैंने ये कहा था कि अगर ये सवाल ये होता कि 4 किताबों की खरीद पर 1 फ्री, तो आप सीधा कह देते कि 1 की छूट है 5 पे और आंसर 20% आता है। ये बात हमने जानी है, लेकिन वो पूरी 1 फ्री नहीं दे रहा है। पूरी 1 फ्री सामान कब जाता? जब इस पे 100% का डिस्काउंट होता। अरे कितने परसेंट का डिस्काउंट होता? 100% का, तभी तो फ्री जाता। वो डिस्काउंट 100% का नहीं दे रहा है, वो 50% का दे रहा है, 50% का दे रहा है। इसका मतलब वो 4 की खरीद पर आधा ही सामान फ्री दे रहा है। भाई अगर पूरा देता तो 100% डिस्काउंट देने पर पूरा एक सामान फ्री आता है। उसने 50% डिस्काउंट दिया, मतलब आधा सामान फ्री दिया 4 की खरीद पर। तो मेरे प्यारे भाई, अब क्या आपको ये मुश्किल है क्या? अब आपको ये मुश्किल है क्या? बहुत ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब आप वस्तुएं खरीदेंगे 5 और डिस्काउंट मिलेगा आपको आधा, डिस्काउंट मिलेगा आधा। 2 को नीचे ले आओगे तो 1/10 होगा और 1/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10%। 1/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10%। मेरे प्यारे भाई, 5 वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी, 5 वस्तुएं, जब जाके आधी वस्तु फ्री में मिल पाएगी। 50% ही डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई, सवाल का आंसर सीधे तौर पर 10 लगा देना था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर है जो 5 स्टॉक रखता है, जिनमें से 4 का जो रिटर्न है वो 8% है। अगर 4 का एवरेज रिटर्न 8% है, 4 का एवरेज रिटर्न 8% है,
तो इन 4 से टोटल कितना कमा लिया आपने? इन 4 से टोटल कितना कमा लिया? 1 से 8%, तो 4 से 32%। इन 4 से 32% रिटर्न आ गया। फिर कह रहा है अगर ओवरऑल उसका एवरेज रिटर्न 9% है, तो मेरे भाई 9% किस पे है? 5 आर्टिकल पे। 9% किस पे है? 5 आर्टिकल पे। तो टोटल 45 रहा होगा। अरे टोटल 45 रहा होगा। सवाल कह रहा है बताइए 5th स्टॉक पर कितना रिटर्न था? घटा दो मेरे भाई, घटा दो मेरे भाई। 45 माइनस 32 क्या होगा? 13। 45 माइनस 32 क्या होगा? 13। और सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़िए। अगला सवाल, साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 है। साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है भाई? √3/2 है। सवाल आपसे पूछ रहा है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, क्या ये फॉर्मूला नहीं है साइन ए प्लस कोस ए के होल स्क्वायर का? साइन ए प्लस कोस ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगा, और यही सवाल का आंसर हो जाना था। आइए आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है tan a प्लस sec a की वैल्यू 5 है, तो बताइए tan a की वैल्यू क्या है? देखो मैंने आपको 2 बातें सिखाई है, दोनों बातें फिर रिवाइज करा देता हूं, बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप ये दोनों बातें जानते हैं तो सीधे सवाल का आंसर आ गया था। क्या? एक ही बात आपसे समझ लीजिए कि कभी भी अगर, मैंने आपकी कॉपी में लिखा रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x है, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर x है, तो 2 बातें याद रखेंगे। यहां से डायरेक्ट sec थीटा निकल सकता है x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2, और यहां से डायरेक्ट tan थीटा निकल सकता है क्या भाई? x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई 2। अगर यह बात आपको पता है तो इस सवाल में कुछ बचा नहीं। बताओ x की जगह क्या दिया है? 5। x की जगह सवाल क्या दे रहा है? 5। क्या पूछ रहा है? tan थीटा। तो बताओ भाई 5 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 2, 5 पंजे 25 माइनस 1, 24/2 गुणा 5। अगर सोल्व करोगे तो 2 से 12 बार कट जाएगा और सवाल का आंसर आ जाएगा 12/5, जो कि सवाल का आंसर बी होगा, और बड़ी आसानी से आप इसे भी निकाल सकते थे। दोनों रिजल्ट मैंने आपके नोट्स में लिखवा रखे हैं, डायरेक्ट इन पर बार बार पेपर में सवाल आ रहा है और सीधे तौर पर आप सवाल निकाल दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि एक एंगल है π/2 रेडियन का, बताइए ये कितने परसेंट रिप्रेजेंट करता है फुल सर्कल को? मेरे प्यारे भाई π/2 का मतलब 90 डिग्री, पूरा सर्कल होता है 360, तो कितने परसेंट हुआ? 1/4, 1/4, और 1/4 कितना होता है? 25%। सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगला सवाल क्या था कि tan x बराबर cot 3x माइनस 30। बहुत ध्यान से देखना, इस पर हमने काफी बात की है, इस पर हमने काफी बात की है। कैसे? समझिए बात को, इस पर हमने काफी बात की है। आप मेरे कहने से सीधे तौर पर याद रखिए, अगर 2 एंगल का सम कभी भी 90 डिग्री होता है, अगर 2 एंगल का सम कभी भी 90 डिग्री होता है, तो यहां से 6 रिजल्ट आते हैं, 3 में लिख रहा हूं। साइन ए बराबर होता है हमेशा कोस बी, tan ए बराबर होता है हमेशा कोट बी, और sec ए बराबर होता है हमेशा कोसेक बी। ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर tan ए कोट बी के बराबर है, अगर tan ए, मैं इस एंगल को ए कह रहा हूं और मैं इस एंगल को बी कह रहा हूं, अगर tan ए कोट बी के बराबर है, तो फिर दोनों का सम क्या 90 नहीं होना चाहिए? क्या 90 नहीं होना चाहिए? यही तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी tan ए कोट बी के बराबर होगा तो दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। 3x प्लस x हो गया 4x,
बराबर 90 प्लस 30 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 30 आ गई। x की वैल्यू 30 आ गई और सवाल का आंसर सी हो गया सीधे तौर पर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है? दो सर्कल है जिनका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, उनके सेंटर्स 10 सेंटीमीटर दूर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है। क्या बता रखा है? फिर रिवाइज कर लो। क्या बता रखा है भाई? फॉर्मूला डायरेक्ट। फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है? हमने क्या सीखा है भाई? अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सीधा फॉर्मूला सीख रखा है। बताओ भाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना है? अंडर रूट की जगह अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 माइनस इनका डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है। 6 और 2 का डिफरेंस 4 और 4 का स्क्वायर 16। 100 में से 16 घटाओगे 84 आएगा और 84 का अंडर रूट 21 गुना 4 होता है, तो 2 रूट 21 हो गया और सवाल का आंसर सी हो गया। बड़ी आसानी से आप इसे भी निकाल सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है अ कोड सेपरेट्स अ सर्कल इनटू 2 सेगमेंट। एक कोड है जो क्या कह रहा है? किसी सर्कल को 2 सेगमेंट में बांटती है। मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर हमने एक कोड ड्रॉ की, इसके अंदर हमने एक कोड ड्रॉ की, इसके अंदर हमने एक कोड ड्रॉ की। दोबारा फिर एक बार सर्कल बना लेते हैं, दोबारा फिर एक बार हम सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल हुआ जिसका सेंटर भी हमने नोट कर दिया। अब इसमें एक कोड हम बना देते हैं। ये कोड है, ये एक कोड है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इसको 2 सेगमेंट में बांटेगी। कोड तो हमेशा ही 2 सेगमेंट में बांटती है। कहता है इफ द एंगल फॉर्म एट द कोड, इफ द एंगल फॉर्म बाय द कोड एट द सेंटर इज 120। सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल ये बना रही है। आओ भाई, कैसे बनाएगी सेंटर पर एंगल? कैसे बनाएगी सेंटर पर एंगल? एक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। और ये एंगल कितना है भाई? ये एंगल कितना है मेरे भाई? ये एंगल है 120 डिग्री का। ये एंगल कितना है मेरे भाई? ये एंगल है 120 डिग्री का। सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल फॉर्म एट अ पॉइंट लोकेटेड इन द मेजर सेगमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सवाल यह पूछ रहा है कि जो मेजर सेगमेंट में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। मान लो मेजर सेगमेंट में एंगल यहां बन गया, अरे ऊपर वाला ही तो मेजर सेगमेंट है, तो मेजर सेगमेंट में एंगल ये बन गया। अब आपने पढ़ा है ये है सर्कल का सेंटर, ये है सर्कल का सेंटर, और एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफ्रेंस। सेंटर पर जितना एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पे उसका हमेशा आधा बनेगा, तो 120 का आधा क्या हो जाएगा? 60। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा बड़ी आसानी से। आगे बढ़िए भाई, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है ये ट्रेन है जो ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर 4 घंटे में। तो ट्रेन की स्पीड बता सकते हो क्या? ट्रेन की स्पीड बता सकते हो क्या? 4 से, जब 4 से आपने 360 को काटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गई, और इस ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। 90 किलोमीटर पर आवर है। सवाल कह रहा है कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, तो बताइए हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये कितना टाइम लेगी। सेम डिस्टेंस जब भी आता है बेटा, इसका मतलब डिस्टेंस फिक्स है, और डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का उल्टा टाइम होगा, और टाइम का उल्टा क्या होगा? स्पीड। तो बताओ, पहले स्पीड 90 थी, अब उसने 10 बढ़ा दी तो 100 हो गई। ये स्पीड है, इसका रेशो अगर लोगे तो 9:10 आएगा, तो टाइम का रेशो होगा 10:9। अरे टाइम का रेशो क्या होगा? 10:9। अब सवाल कह रहा है कि पहले इसे 4 घंटे लगते थे,
इसका मतलब 10 की वैल्यू 4 है, इसका मतलब 10 की वैल्यू क्या है 4। अगर 10 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू है 0.4, 10 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू है 0.4, तो फिर 9 की वैल्यू होगी 9 गुना 0.4 दैट इज 3.6, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा सी। बड़ी आसानी से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते थे। अगला सवाल क्या था भाई, 24वां सवाल क्या कह रहा है? 24वां सवाल कह रहा है कि एक कोड है ए बी जो किसी सर्कल में बनाई गई है जिसका सेंटर ओ है। द टेंजेंट एट ए एंड द टेंजेंट एट बी मीट एट अ पॉइंट पी। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये आपके पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर भी हमने नियुक्त कर दिया। अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि इस पर दो कोड खींच दीजिए, इस पर दो कोड खींच दीजिए जो कि टेंजेंट ए और बी पर होगी और पी पॉइंट पर मिलेगी। मान लीजिए हमने पहली कोड ये खींच दी, पहली कोड हमने ये खींच दी और दूसरी कोड हमने ये खींच दी। ये दो कोड हो गई जिसको आप ये कह रहे हो कि ये मिलती है पी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर मिलती है भाई? पी पॉइंट पर मिलती है, और यहां ए है और यहां क्या है? बी है। आप जानते हैं द कोड फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। फिर आगे सवाल क्या कह रहा है कि एंगल ए पी बी जो बना है वो 40 डिग्री का बना है। एंगल ए पी बी, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का बना है भाई? 40 डिग्री का बना है। ये एंगल 40 डिग्री का बना है। बताइए, द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ए बी एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ए बी एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। कोड हमने और ड्रॉ कर देनी है। ये कोड ए बी है जिसकी बात हो रही है, ये है वो कोड ए बी जिसकी बात हो रही है। सवाल ये कह रहा है कि बताइए ये कोड ए बी, बताइए ये कोड ए बी किस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मेरे भाई ये कोड ए बी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आप जानना चाहते हैं, यही आप जानना चाहते हैं, ये एंगल आप समझना चाहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई। अगर मैं इस रेडियस को भी यहां से ज्वाइन करा दूं, अगर मैं इस रेडियस को भी यहां से ज्वाइन करा दूं, अगर मैं इस रेडियस को भी यहां से ज्वाइन करा दूं, मैंने ये रेडियस भी ज्वाइन करा दिया, मैंने ये रेडियस भी ज्वाइन करा दिया, तो आपका कहना है कि ये एंगल 90 होगा। आपका कहना है कि ये एंगल क्या होगा? 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 होता है। तो फिर ये एंगल सेंटर पर जो बना, ये एंगल सेंटर पर जो बना, क्या ये 50 होगा? ये एंगल सेंटर पर जो बना 90 90 180, तो इन दोनों का सम भी 180 चाहिए, तो ये 140 होगा। ये कितना होगा भाई? 140 होगा। और अगर ये 140 होगा तो फिर क्या ये एंगल सेंटर पे बना 140 का, तो सरकमफ्रेंस पे आधा बनेगा, और 140 का आधा क्या हो जाएगा? 70। और सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी। बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि ये कोड पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पेन 80 रुपए के आते हैं, तो बताइए 200 रुपए में कितने पेन आएंगे। मेरे भाई 8 पेन 80 के आते हैं तो एक पेन आएगा 10 रुपए का, एक पेन आएगा 10 रुपए का, और अगर एक पेन 10 का आएगा तो 200 पेन आएंगे। 200 रुपए के कितने पेन आएंगे? 20 पेन आएंगे। और सवाल का आंसर बी हो जाना था, सवाल का आंसर बी हो जाना था। तो ये थे वो 25 क्वेश्चन जो इस बार के केडी कैंपस के मॉक टेस्ट पर आए हैं। तो जुड़ते रहिए हमारे साथ, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, इससे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। थैंक यू।